नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सबसे पहले आपको महासमुंद से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर को नोटिस जारी किया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने का उन पर आरोप है। जिलाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महासमुंद से, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी का उन पर आरोप है। जिलाध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। और रायपुर से अब आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर से कार्टून पोस्टर जारी किया है और पोस्टर जारी कर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। सुकमा, बीजापुर और राजनांदगांव में तेंदुपत्ता घोटाले की पोल खोली है। लिखा है, भूपेश सरकार के कुशासन में तेंदुपत्ता घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। सुकमा में 7 करोड़ रुपए के बोनस गबन के साथ घोटाला सामने आया। बीजापुर और राजनांदगांव में भी 5 करोड़ 13 लाख का घोटाला सामने आया है। इधर अंबिकापुर में लगातार बारिश से विधायक निवास में भी पानी भर गया है। विधायक राजेश अग्रवाल के आवास में पानी घुस गया है। अंबिकापुर विधायक निवास में पानी भरने की तस्वीर भी सामने आई है। पानी को निकालने में निगम अमला जुटा हुआ है। निगम की टैंकर लगाकर यहां पर पानी निकाली जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर के विधायक निवास की। ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश से यहां पर पानी भर गया। विधायक राजेश अग्रवाल के आवास में पानी घुस गया और पानी को निकालने में निगम अमला लगातार जुटा हुआ है। टैंकर लगाकर पानी निकाला जा रहा है। तो भोपाल एमडी ड्रग्स मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी यासीन अहमद मछली की रिमांड 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यासीन के कुछ और डिवाइस भी अब जब्त कर लिए हैं। तो लगातार एमडी ड्रग्स मामले में आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और अब एक बड़ा अपडेट है। आरोपी यासीन अहमद मछली की रिमांड 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यासीन के कुछ और डिवाइस भी जब्त किए हैं। अन्य आरोपियों को भी पहले गिरफ्तार किया गया था, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। और अब एक अपडेट है, जो आरोपी यासीन है मछली, उसकी रिमांड 30 जुलाई तक बढ़ाई गई है। पुलिस ने यासीन से कुछ और डिवाइसेस भी जब्त किए हैं, जिनकी लगातार जांच की जा रही है। बलरामपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। ग्रामीणों के कब्जे से जब्त 37 नग बंदूक की है। ग्रामीणों ने अवैध तरीके से इस हथियार को रखा था। पुलिस ने 6 गांव में दबिश देकर इसे जब्त किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये सभी गांव आते हैं। सामरीपाट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। ग्रामीणों के कब्जे से 37 नग बंदूक जब्त की है। ग्रामीणों ने अवैध तरीके से यह हथियार अपने पास रखा था। 6 गांव में पुलिस ने दबिश दी और इसे जब्त किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये सभी गांव आते हैं, जहां से हथियार जब्त किया गया है। सामरीपाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के कारण ये नोटिस उन्हें भेजा गया है और 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। जवाब नहीं देने पर बीजेपी प्राथमिक सदस्य से उन्हें निष्कासित कर देगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा ने ये कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के कारण ये नोटिस जारी किया गया। 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब उन्हें देना होगा। जवाब नहीं देने पर बीजेपी प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर देगी। और अब खबर कटनी से है, जहां बीच सड़क पर ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई है। घटना महिला थाने के सामने हुई।
वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने बताया कि स्कूटी सवार 2 युवकों ने ऑटो चालक से मारपीट की है। बताया जा रहा है कि ऑटो से साइड न मिलने की बात पर दोनों युवकों ने पहले बहस की, फिर देखते ही देखते ऑटो चालक पर हमला बोल दिया। मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया, उनकी तलाश भी शुरू की है। तो बीच सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई की गई है। 2 स्कूटी सवार युवकों ने पहले बहस किया साइड नहीं देने पर, और जब ये बहस बढ़ी तो युवकों ने ऑटो चालक की बीच सड़क पर पिटाई कर दी है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खालसा के आतंकी आकाशदीप उर्फ बास को कमरा देने के और उसे क्रेन चलाने के काम पर रखने के मामले में इंदौर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया। हीरानगर थाना क्षेत्र में आकाशदीप को किराए पर कमरा देने वाले मकान मालिक और उसे नौकरी पर रखने वाले क्रेन संचालक के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी समर्थक आतंकी आकाशदीप को इंदौर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनपुट पर इंदौर पुलिस के मामले की गहन छानबीन की थी और जांच में सामने आया आतंकी को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पर दिया गया है। क्रेन चालक ने भी बिना सत्यापन के उसे काम पर रखा था। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ हीरानगर थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से किराएदारों और कर्मचारियों का सत्यापन जरूरी है। इसमें लापरवाही और गंभीर अपराध अगर आगे होती है तो गंभीर अपराध इससे माना जाएगा। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। अंबिकापुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां मेडिकल कॉलेज कैंपस से एम्बुलेंस की चोरी का खुलासा आईबीसी 24 ने किया था और इसकी जानकारी प्रबंधन को थी ही नहीं। हमारे खुलासे के बाद संजीवनी 108 प्रबंधन ने शिकायत पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया और जांच शुरू की। तब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि अस्पताल के संविदा चालक कर्मचारी इब्राहिम ने की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि उसने दरिमा क्षेत्र से 2 मेहतारी एक्सप्रेस की चोरी भी की है। पूछताछ में खुलासा हुआ आरोपी ने सभी गाड़ियों को एक कबाड़ी को बेच दिया है। ऐसे में अब पुलिस उस कबाड़ी की तलाश कर रही है। इसमें शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ दिनों पूर्व थाना मणिपुर क्षेत्र के जिला हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस चोरी हुई थी और उक्त संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। विवेचना के दौरान ये पता चला कि मोहम्मद इब्राहिम उसने जो कि पूर्व में जिला हॉस्पिटल में संविदा ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। उक्त संबंध में मोहम्मद इब्राहिम अंसारी को पकड़ा गया। इब्राहिम अंसारी ने अपने गुनाह को कबूल किया और ये बताया कि दरिमा से पूर्व में वो 2 एम्बुलेंस जो कि मेहतारी एक्सप्रेस की एम्बुलेंस थी उसको भी उसने चोरी किया था। फरार आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना में मृत्यु के बाद मिलने वाली 2 लाख रुपए की बीमा राशि लेने के लिए मृतकों को जिंदा बताकर पहले बीमा का प्रीमियम भरा गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम पर ठगी करने के लिए मृत्यु स्थल को जिले में लेकर प्रदेश तक बदल दिया गया और एजेंसियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। इनके आधार पर सत्यापन कराकर बीमा कंपनियों से राशि ले ली गई। मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में सचिवों की साठगांठ भी सामने आई है और पूरे घोटाले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठी यानी कि ईओडब्ल्यू कर रही है, जिसने एक नेटवर्क का खुलासा किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अभी तक 325 और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से 679 यानी कुल 1004 मामलों में दस्तावेज मिले हैं, जिनसे लगभग 20 करोड़ रुपए का क्लेम लिया गया है। बाकी कंपनियों से जानकारी लेने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना के 5-5 केस को जांच में लिया। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सिंह तोमर के मुताबिक आरोपियों में कुछ बीमा एजेंट और पंचायत सचिव भी शामिल हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच में गिरोह के जिग्नेश प्रजापति, दीपमाला मिश्रा, विवेक दुबे के नाम सामने आए हैं। अभी बहुत से नाम आने बाकी है। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग का डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे अचानक लापता हो गया। ईओडब्ल्यू की टीम ने सरवटे को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर तलब किया था, लेकिन नोटिस के बाद भी ऑफिस नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, सरवटे ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर की तलाश की जा रही है। इधर
ईओडब्ल्यू की जांच में डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे की नई संपत्तियों का खुलासा लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू को सरवटे के कान्हा और बांधवगढ़ के रिजॉर्ट होने की जानकारी मिली है। सरवटे की आय के मुकाबले अब तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। नई संपत्तियों का मूल्यांकन जारी है। ईओडब्ल्यू जबलपुर के द्वारा एक प्रतिवेदन थाना प्रभारी गोरखपुर को इस आशय का भेजा गया था कि कुछ दिनों पूर्व ट्राइबल डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के यहाँ उनने एक रेड डाली थी, जिसमें 56 बॉटल लगभग 40 लीटर शराब उनने जब्त किया था। इसको दिए जाने पर जगदीश सरवटे के विरुद्ध थाना गोरखपुर में 34(1) आबकारी अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है और आगे इसमें जांच और विवेचना की जा रही है। बीजापुर में ऑपरेशन मॉनसून के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और वहीं देर शाम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही इंसास, SLR राइफलों सहित कई अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की सामान भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां इस समय साझा नहीं की जा सकती, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सक्रिय वरिष्ठ नक्सली दंपतियों ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डीजीपी हरीश गुप्ता के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में वरिष्ठ नक्सली जोरिगे नागराजू और उसकी अरुणा शामिल हैं, जो लंबे समय से नक्सलियों के दंडकारण्य विशेष जोनल समिति में स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर के पद पर सक्रिय थे। नक्सली जोरिगे नागराजू पर छत्तीसगढ़ में 25 लाख और आंध्र प्रदेश में 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसकी पत्नी अरुणा पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। माओवादी पार्टी की विफलताओं और सेंट्रल कमेटी की नीतियों से निराश होकर दोनों ने सरेंडर करने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले दंपति को तत्काल राहत के रूप में 20,000 की राशि दी गई है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के जवानों की टीम ने हथियारों का जखीरा जब्त किया है और इनमें कुल 18 हथियार शामिल हैं। भिंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर FIR दर्ज की गई है। थप्पड़ कांड में खंड शिक्षा अधिकारी को न्याय मिला है और 15 दिन बाद आखिर FIR दर्ज किया गया है। भिंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर अब FIR दर्ज कर ली गई है। थप्पड़ कांड में खंड शिक्षा अधिकारी को न्याय मिला, 15 दिन बाद FIR दर्ज की गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल की छात्रा को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने के आरोपी डॉक्टर आशीष सिन्हा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, आरोपी ऐसे अपराधों से संबंधित है जो गंभीर और संवेदनशील है, जिनमें कार्यस्थल पर एक महिला की गरिमा और शारीरिक अखंडता शामिल है। FIR किसी भी तरह से प्रेरित या विलंबित नहीं लगती है और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकल पीठ में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता डॉक्टर आशीष सिन्हा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें अपने खिलाफ दर्ज हुए FIR में लगे आरोप को खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारी होने और गिरफ्तार किए जाने पर करियर बर्बाद होने की दुहाई दी। भिंड जिले के लहार में भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू के साले सुधांशु मोहन द्विवेदी पर दुष्कर्म मामला दर्ज किया गया है। मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गोविंद सिंह ने सुधांशु पर हुई FIR को राजनीतिक साजिश बताया। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि FIR झूठी है। कार्रवाई इसलिए करवाई जा रही है ताकि सुधांशु को मुंबई से लाकर लाहौर जेल में रखा जा सके, जहां उसे VIP सुविधा दी जा रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सुधांशु और उसका साथी रवि 97 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद था। इस मामले में ED ने केस दर्ज किया था। लाहौर पुलिस दुष्कर्म के आरोप में प्रोटेक्शन वारंट जारी कराकर सुधांशु को लहर लेकर आएगी, जहां उसे सुविधा दी जाएगी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि उसे फोन पर खुलेआम धमकी दी जा रही है और मध्य प्रदेश में अब अराजकता का माहौल बन गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। 125 करोड़ के अपराधियों को जेल से, बम्बई जेल से लाकर यहाँ लाने का क्या औचित्य थे। इसलिए जो 2 फर्जी FIR की गई हैं, इनको हम चुनौती देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग की है
कि आप इनकी उचित स्तरीय जांच कराएं। और भोपाल से अब आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर ड्रग्स मामले में यासीन अहमद मछली को घर लेकर पूछताछ पुलिस पहुंची है। और बुधवारा इलाके में यासीन के घर में पुलिस ने छानबीन की। एक दिन पहले आरोपी यासीन मछली के चाचा शाहवर को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया था। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। ड्रग्स मामले में अपडेट है, यासीन अहमद मछली को पुलिस घर लेकर पहुंची है। बुधवारा इलाके में यासीन के घर में पुलिस पहुंची हुई है और लगातार छानबीन जारी है। एक दिन पहले आरोपी यासीन मछली के चाचा शाहवार का जुलूस भी निकाला गया था। तो भोपाल ड्रग्स मामले में लगातार पुलिस एक्शन मोड पर दिख रही है। पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब कड़ाई से इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और वहीं हर एंगल से इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। ड्रग्स मामले में यासीन अहमद मछली को पहले गिरफ्तार किया गया था और अभी का अपडेट आप तक पहुंचा रहे, घर लेकर पुलिस पहुंची हुई है। बुधवारा इलाके में यासीन के घर में पुलिस छानबीन करने पहुंची हुई है। एक दिन पहले आरोपी यासीन मछली के चाचा को भी गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। सभी विधायकों पर विधानसभा परिसर में नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को पत्र भेज दिया है। विधानसभा परिसर में विधायकों के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी पर पाबंदी का यह आदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने जारी किया। विधायकों के विधानसभा परिसर में नारेबाजी, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने पर विपक्ष नाराज है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा, ये तुगलकी आदेश है। सरकार विधानसभा के अंदर घोटालों पर जवाब नहीं देती, बाहर प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाएगा। और उधर बीजेपी ने कांग्रेस के ऐतराज पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, जो आदेश है वो नियमों के अनुसार है। हाल ही में विधानसभा के सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ है और ये तुगलकी आदेश जो है, अब कोई भी विधायक को नारेबाजी करने से या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। जब सदन चल रहा हो तो वहां पर नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए। वहां की स्वच्छ परंपराएं हैं। वोट थोड़े ही सिल सकते हैं आप विधायकों के। हमें जनता ने चुनकर भेजा है। जनहित की आवाज उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि विधानसभा चर्चा के लिए होता है, ताकि सदन के समय का उपयोग जनता के हित के लिए किया जा सके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक नकारा राजनीति कर रही है और बेवजह के मुद्दे को तूल दे रही है। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में हंगामा छोड़कर चर्चा करना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। नकपुरा पंचायत के आश्रित ग्राम मोतिनपुर में स्थित अनुरागी धाम आश्रम पर ग्रामीणों ने 14 एकड़ से ज्यादा गोचर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। यह अनुरागी धाम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे और अभी कोयला घोटाले में जेल में बंद के श्रीवास्तव का आश्रम है। आश्रम के खिलाफ शिकायतें लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब मामला गर्मा गया है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले के मोतिनपुर गांव में बना अनुरागी धाम आश्रम इन दिनों विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम संचालकों ने गांव की सार्वजनिक गौचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। करीब 14 एकड़ जमीन पर आश्रम ने विस्तार कर लिया, जहां एक हेलीपैड तक बना दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल सीएम थे, तब आश्रम को प्रशासनिक संरक्षण मिला। सीएम खुद हर साल पूजा के लिए आश्रम पहुँचते थे। आश्रम संचालक के श्रीवास्तव और मुख्यमंत्री के मधुर संबंधों का यह असर हुआ कि गांव की भूमि को आश्रम को सौंपने की घोषणा तक कर दी गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का दावा है कि आश्रम ने गांव के निस्तारी भूमि में 2 लोगों को दफनाकर वहां समाधि भी बना दी, जिससे गांव वाले बेहद नाराज हैं। ग्रामीण अब अपनी जमीन की वापसी चाहते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल गाँव का विकास और पशुओं के लिए किया जा सके। अभी पटवारी बुलाले में डायरेक्ट बता दी कि शासकीय जमीन दी। अच्छा। डीएम तहसीलदार आए, फिर यही हम बोले चलो देखो, बहुत परेशान है, उधर तो जमीनें नहीं है। शिकायत, हमारी शिकायत की कोई महत्व नहीं है ना। मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तखतपुर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने आश्रम पर सख्त टिप्पणी की और सरकार से कार्रवाई की मांग की। अनुरागी धाम के जो संचालक संरक्षक थे, वो भी अभी जेल में है और कल ही उनके ऊपर एक और दूसरा प्रकरण दर्ज हुआ है। सरकारी जमीन पर कोई कब्जा किया होगा, प्रशासन के दबाव के कारण वो सब खत्म कर दिया जाएगा।
इधर मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी भी मामला संज्ञान में आया है, उपयोग कैसे हो रहा है और किसके कब्जे में है, इन सब की एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए एसडीएम तहसीलदार से, उसके बाद आगे की जो है आगे की कार्रवाई उसमें की। फिलहाल मोतनपुर गांव की जमीन पर आश्रम का कब्जा बरकरार है और ग्रामीण अपनी जमीन की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर कितना प्रभावी कदम उठाते हैं और गांव वालों को न्याय कब तक मिल पाता है। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। क्या किसी परिवार की सालाना आय 3 रुपए हो सकती है? आप चौंक गए ना? सतना में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। सतना जिले की कोठी तहसील में जारी किए गए एक आय प्रमाण पत्र में परिवार की सालाना आय मात्र 3 रुपए दर्ज की गई है। इसे 22 जुलाई को नया गांव निवासी रामस्वरूप पिता श्यामलाल के नाम पर जारी भी किया गया और प्रमाण पत्र पर तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे, तो कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कुछ लोग इसे देश का सबसे गरीब परिवार कहने लगे। सालाना आय 3 रुपए के हिसाब से उस परिवार के महीने की आय मात्र 25 पैसे बनती है। जब मामला वायरल हुआ तो तहसीलदार साहब ने माना कि उनके ऑफिस की ही गलती है। तत्काल पुराना प्रमाण पत्र निरस्त किया गया, जिसमें वार्षिक आय 30,000 रुपए दर्ज की गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का चिकित्सकों की कमी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किसी दुकान या घर में पैदा नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में बनते हैं और जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। क्योंकि चिकित्सकों की कमी तो है और चिकित्सक कहीं पर भी दुकान में या किसी के घर में तो जन्म लेते नहीं, वो मेडिकल कॉलेज में ही पैदा होते हैं। इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो उनको हम टीचर्स उपलब्ध कराएंगे मेडिकल, तभी तो अनुमति मिलेगी। तो अनुमति मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे डॉक्टर्स नए बनेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पहले से ही भाजपा आरोप लगाती आई है, कांग्रेस ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करती है। अब राहुल गांधी इस बात को खुद स्वीकार किया कि उन्होंने आगे कहा कि राहुल की गलती मान लेने से भी ओबीसी वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि माफी और घड़ियाली आंसू पर उन्हें भरोसा नहीं होगा। राहुल गांधी ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि सत्ता में रहते पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की है और हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी थी, पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक समझा, उनकी उपेक्षा की, उनका शोषण किया। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और आज जब सत्ता चली गई तब वो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से किसी वरिष्ठ भाजपा नेता को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर करारा जवाब आया। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस को एहसास हो गया है छत्तीसगढ़ में भाजपा में बहुत योग्य नेता है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो चुकी है, इसलिए उनसे गलती पर गलती हो रही है। और वहीं पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि दीपक बैज अपनी चिट्ठी पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं, अब मुझे उनकी प्रतिक्रिया पर कुछ नहीं कहना। कांग्रेस को धन्यवाद, उनको ये एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बहुत योग्य लोग हैं। वही है कि दीपक बैज को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। पार्टी जिस तरह की दुर्दशा हो रखी है कांग्रेस पार्टी की, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, और उसमें इस तरह से उनसे गलती पर गलती हो रही है। मुझे तो इनकी बुद्धि पर तरस भी आता है और हंसी भी आता है कि जो कांग्रेस पार्टी
2 राज्यसभा छत्तीसगढ़ से बनने थे। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्रों का उनका ध्यान नहीं आया। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो राज्यसभा बनने के लायक हो? उन्होंने राज्यसभा के सदस्य जो है बाहर से आज को छत्तीसगढ़ प्रेम दिखता है। ये कांग्रेस की दोहरी नीति, इनका चेहरा चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता और पूरी देश की जनता देख रही है। जो कुछ भी दीपक बैज जी ने कहा अपनी चिट्ठी के बारे में, वो स्वतः ही स्पष्ट है, उनके वीडियो में देख लीजिए आप। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहना था वो खुद कह चुके हैं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने फरसाबहार में विश्राम गृह निर्माण की घोषणा की थी, जिसे अब तेजी से अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है, जिससे जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। 28 जून को तपकरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी और इनमें तपकरा को नगर पंचायत बनाने, खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण और फरसाबहार में विश्राम गृह निर्माण की घोषणा शामिल थी। स्थानीय लोगों ने विश्राम गृह के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया है। विश्राम गृह बनाने के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर अपने घोषणा को प्राथमिकता से पूरा किया। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। 1 करोड़ 72 लाख की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विश्राम गृह फरसाबहार के लिए प्रदान कर दी गई है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग को तत्परता से लेते हुए इतनी जल्दी उसकी स्वीकृति प्रदान की। उनकी मांग पूरी हुई है। आज यहाँ फुल प्लेस तहसील का शुभारंभ किए हैं और इससे 8 पटवारी सर्कल और 35 गांव के लोगों को इसका लाभ होगा। आज इसको नगर पंचायत की भी घोषणा किए हैं। नगर पंचायत बनने से तपकरा का और तेजी से विकास होगा। तो रायपुर के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन छत्तीसगढ़ इकाई की तरफ से 2 दिवसीय राष्ट्रीय एवं प्रांतीय बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक का शुभारंभ सालासर बालाजी धाम में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कर की गई। 2 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन राष्ट्रीय बैठक एवं प्रांतीय बैठक के साथ जिला इकाई का सम्मान किया जाना है। और छत्तीसगढ़ युवा सम्मेलन के चेयरमैन कर्तव्य अग्रवाल ने बताया कि कल के कार्यक्रम में 500 युवा शामिल होंगे। राम मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण का आरंभ हुआ है। सभी ने लगाया है कि अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से। बहुत अच्छी ही पहल हुई है ये सालासर धाम में। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय बैठक आज सालासर बालाजी मंदिर में है, जिसके अंतर्गत पूरे राष्ट्र से जो युवा पधारे हैं उनके द्वारा 111 पेड़ यहाँ सालासर बालाजी मंदिर में लगाया गया है। पेड़ों में जो है फलों का, फूलों का इत्यादि लगाया गया है, जिससे कि यहाँ मंदिर परिसर में एक हरियाली का वातावरण भी रहे और भगवान को भोग भी चढ़ सके। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। रायगढ़ के मेसर श्याम सर्जिकल पर जीएसटी का छापा पड़ा। 1 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी की गई है और संबंधित फर्म का मेडिकल उपकरण सप्लाई का काम है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई। रायगढ़ के मेसर श्याम सर्जिकल पर जीएसटी का छापा पड़ा है। 1 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। 48 करोड़ की सप्लाई में 1 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी की गई थी। संबंधित फर्म का मेडिकल उपकरण सप्लाई करने का काम है। सिंगरौली में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के बैढ़न सराई इलाके में 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहली घटना सराई के फुलझर गांव, दूसरी घटना बैढ़न के डोटी गांव और तीसरी घटना लंगा डोल गांव की है। तीनों ही घटनाओं में मृतक खेत में काम करने के दौरान उन पर आकाशीय बिजली गिरी और घटनास्थल पर मौत हो गई। जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया।
वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। जांजगीर चांपा जिले में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। शिवरीनारायण क्षेत्र के रिंगनी कुकदा के नाले के पुल के ऊपर 48 घंटे से पानी बह रहा है और शिवरीनारायण जांजगीर मार्ग बंद है। कई मार्ग बंद होने से दर्जनों गांव संपर्क से टूट गए हैं। इधर भिलाई के चोरहा नाला बाड़ी के पास बाढ़ में फंसने से 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। इस दौरान उनके साथ एक बकरी भी फंस गई थी, जिसकी जान बचाई गई। बलरामपुर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। कुसमी जशपुर मार्ग पर स्थित गलगुल्ला नदी उफान पर है। पुल में 3 फीट ऊपर से पानी जा रहा है। इस कारण से सड़क में यातायात बाधित है। कोंडागांव जिले के चारगांव नाला में एक ग्रामीण तेज बहाव में बह गया। घटना में क्षेत्र से हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया है और ये जारी है। बीजापुर में भी रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अस्थायी पुल टूटकर बाढ़ में बह गया। जिड्डपल्ली के बीच बने पुल में आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। मुंगेली जिले में रहन नदी उफान पर है। बिरगांव में नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। इधर आरंग के स्वामी आत्मानंद स्कूल समुदा के बच्चों का पानी में डुबकी लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। लगातार बारिश से स्कूल परिसर में पानी भर गया। स्कूल के छुट्टी के बाद बच्चे उसमें खेलते नजर आए। इधर मनेन्द्रगढ़ की आखिरी तस्वीर, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई वार्डों में और सड़कों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में रखा सामान भी खराब हो गया है। साथ ही प्रभावित लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। राजधानी रायपुर में भी पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिसके चलते आज आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग पर जलभराव के कारण चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों ने जलभराव के विरोध में प्रदर्शन किया। इससे यातायात की आवाजाही में काफी परेशानी हुई। प्रदर्शन के चलते मुख्य सड़क पर कई घंटे जाम लगा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराते हुए पानी की निकासी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया और हर साल ऐसे ही हालात बनते हैं, ये भी बताया। 2 महीना 3 महीना के बच्चे मन धरे बैठे हैं। पूरा इतना पानी, राशन पानी पूरा खराब। 25 साल हो के समस्या झेलता था, अभी तक कुछ नहीं हो पाए। होवा थे बरसात के बाद समस्या जल भराव की है। इस बार जल भराव जो है वो इस कदर भयंकर हो चुका था कि रात के 4 बजे तक वो बिस्तर तक आ चुका था। सड़क से पोर्च से ड्राइंग रूम से बिस्तर। कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन सा जनप्रतिनिधि आया? आपकी नगर निगम से महापौर जी आई है, वो इजराइल घूम रही हैं। उनको वार्ड डिजास्टर दिख रहा है, यहाँ का डिजास्टर तो दिखता नहीं है उनको। इधर मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश से जुड़ी प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जबलपुर की है, जहां रांझी इलाके की झुरझुरी नदी में एक युवक बह गया। युवक की शिनाख्त राजेंद्र कोल के रूप में हुई है, जो नदी पर बनी पुलिया में बैठकर दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। नशे में युवक नदी में गिर गया, तेज बहाव में बह गया। होमगार्ड्स और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। दूसरी तस्वीर भी जबलपुर की है, जहां तेज बारिश के चलते बरगी बांध में 3000 घनमीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। बरगी बांध के 21 में से 7 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें नर्मदा नदी उफान पर है। और वही अगली तस्वीर अनूपपुर से है, जहां जैथरी इलाके में तिपान नदी के हसिया नाले का पुल पार करते समय 25 साल का युवक राजकुमार बह गया। वो अपने साथी के साथ काम से लौट रहा था। दोनों पैदल ही नाले का जो पुल है वो पार कर रहे थे। उसी समय राजकुमार तेज बहाव में बह गया। तलाश जारी है। अगली तस्वीर हरदा की है, जहां जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर हरदा नहाड़िया मार्ग पर बहने वाली नदी उफान पर है, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, ना ही कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद है। उमरिया की भी तस्वीर देखिए। जिले में पानी भारी बारिश से संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के डैम में 3 गेट खोले गए हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश से दलहन तिलहन की फसल नुकसान हुआ है और उमरिया में 24 घंटे में 1.5 इंच बारिश हुई है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सतना दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मातृशक्ति उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सेपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 93 करोड़ 47 लाख रुपए के 222 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में सीएम के साथ प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार रक्षाबंधन में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि में 250 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे। साथ ही सीएम ने बताया कि दीपावली में
लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 की जाएगी। और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, बहनों के लिए इसी महीने 1500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है। और इस साल इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। इधर कांकेर में भालू का देखा जाना अब आम हो चुका है। भोजन पानी की तलाश में भालू अब कहीं भी देखे जा सकते हैं। शनिवार को अलबेलापारा में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश जैन के घर अचानक भालू का परिवार पहुंच गया। भालू का झुंड बारिश में नारियल खाते हुए वीडियो में दिख रहा है। इसे देखकर घर वालों ने भालू का वीडियो बनाया, जो अब तेजी से वायरल हुआ है। इधर सिंगरौली में एक बार फिर से बंदरों ने उत्पात मचाया। बंदरों ने कुछ लोगों को काटा है, इसका वीडियो सामने आया। बता दें, ये पूरा मामला नवानगर थाना के अमलोरी कॉलोनी का है, जहां पर कुछ लोगों को बंदरों ने काटा। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए रेफर किया गया। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवक ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। देश भर में 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर उन नायकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राजधानी रायपुर में भी कारगिल विजय दिवस उत्सव का आयोजन किया गया। सेना के रिटायर्ड अधिकारी और वर्तमान अधिकारियों ने मिलकर विजय दिवस मनाया। इस दौरान रिटायर्ड अधिकारियों ने कारगिल युद्ध के लम्हों को याद किया, अपने अनुभव शेयर किए। रिटायर्ड अधिकारियों के मुताबिक कारगिल विजय दिवस को वे एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं। शुभ दिवस है कारगिल विजय दिवस। आज के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक सैनिक कल्याण बोर्ड का सवाल है, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर ऑफिसेज में हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में भूतपूर्व सैनिकों के साथ मिलके आज का दिन मनाया गया। हमारे शहीदों को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया गया, और जिससे आज का जो युवा है वो प्रेरणा ग्रहण करता है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है, जो मेरे बहुत नज़दीक दोस्त हैं, कारगिल का ऑपरेशन में अपना देश के लिए कुर्बान दिया है, उन लोगों को हम प्रार्थना करते हैं, उन फैमिली को हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने उनको शांति से रहने के लिए मौका दिया। इस बीच एक इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमडी ड्रग्स के साथ एक नेता का बेटा गिरफ्तार किया गया है। एक युवती के साथ नेता का बेटा ड्रग्स डिलीवरी करने जा रहा था। 50 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ा है। पुलिस के रोकने पर बाइक पर कार चढ़ा दी गई और हेड कांस्टेबल को इस वजह से चोट भी आई है। तो इंदौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एमडी ड्रग्स के साथ एक नेता के बेटे को गिरफ्तार किया गया। एक युवती के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। ये युवती के साथ ही ड्रग्स डिलीवरी करने जा रहा था। 50 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा है। पुलिस के रोकने पर पुलिस की बाइक पर अपनी कार चढ़ा दी। हेड कांस्टेबल को इस वजह से चोट भी आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार मध्य प्रदेश में ड्रग्स मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच नेता का बेटा पकड़ा गया है, क्या जानकारी है? रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। इस मामले में फिलहाल जो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम माज खान है। माज खान बताया जा रहा है कि जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कमाल खान, उनका बेटा है। और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक 4 व्हीलर कार के साथ में कुछ अवैध मादक पदार्थ की डिलीवरी करने के लिए वो जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी करके जब उसको पकड़ा तो वो काफी सड़क पर नौटंकी करने लगा। उसने पुलिसकर्मी को गाड़ी से दबाने की भी कोशिश की। उसकी बाइक जो है पुलिसकर्मी की, वो उसकी कार के नीचे दब गई,
फिलहाल तुकोगंज थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट और हत्या के प्रयास को लेकर अन्य धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। पूर्व प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा नेता कमाल खान का बेटा है माज खान, और उसके फिलहाल पुलिस इस मामले में अब आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।